नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की है। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अपने हितों को पूरा करने के लिए वे इस समझौते से हट रहे हैं और इस पर फिर से बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समझौते का समर्थन नहीं कर सकता जो अमेरिका को सज़ा देता हो और उस पर भारी आर्थिक बोझ डालता हो। इस समझौते के तहत अमेरिका पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे 2025 तक देश में 27 लाख नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इस समझौते के बाद हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि अमेरिका अपने कोयला खदानों को बंद करेगा, जबकि भारत और चीन के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये समझौता भारत और चीन के लिए कठिन नहीं था। एक तो भारत पेरिस समझौते से सिर्फ इसलिए जुड़ा था क्योंकि उसे इसके बदले अरबों डॉलर देने का वायदा किया गया था और चीन के साथ वो आने वाले कुछ सालों में कोयले से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स को दोगुना कर लेगा और अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दूसरे, इस समझौते के तहत भारत को 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दोगुना करने की छूट है, तो वहीं चीन सैकड़ों अतिरिक्त कोयला संयंत्र लगाने की, लेकिन अमेरिका को ये छूट नहीं दी गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक उचित समझौता हो। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस समझौते के बारे में कहा था कि इससे सबकी जीत है इसमें और अमेरिका के लिए ये लाखों नौकरियां पैदा करने का मौका देगा। 2015 में हुए पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौते पर 147 देशों ने दस्तखत किए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका के इस डील से पीछे हटने से जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव, पर्यावरण के जानकार सोपान जोशी, जेएनयू में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके CK वार्ष्णेय और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नितिन सेठी। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भाषण था, पेरिस समझौते से वो अलग हो रहे हैं, हो सकते हैं, वो एंटाइटल हैं, उन्होंने वो फैसला किया, लेकिन उनका नज़ला बहुत हद तक चीन और भारत पर गिरा। इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये वो दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चीन और भारत का नाम ले रहे हैं। एक्चुअली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आज, उस स्टेटमेंट में कई गलतियां हैं या हाफ ट्रूथ्स हैं। पूरी सच्चाई नहीं है उसके अंदर। बहुत सेलेक्टिवली उसमें से उन्होंने निकाल के बातें कही हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल ये नहीं कहा कि जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है कि अमेरिका ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वहाँ भारत और चीन के बहुत पहले, तो जो एमिशंस हुए थे वो तो भारत और चीन ने वो एमिशंस तो नहीं किए थे। वो किसने किए थे? ब्रिटेन ने किए थे, अमेरिका ने किए थे। तो ये जो आज स्टेटमेंट है ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और लेकिन इससे जो लोग सब जानकार लोग जो हैं दुनिया में इस मामले के बारे में, उन लोगों पर इस स्टेटमेंट का कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में, मैंने तो अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। हर देश ने क्रिटिसाइज़ किया है, इंक्लूडिंग अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन। तो खुद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुआ, खुद अमेरिका में हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है। तो ये जो भारत चीन का जो है ना, ये हाफ ट्रूथ है जी। हाँ। नितिन सेठी, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया है और चीन और भारत को निशाना बनाया है, इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, उनकी अपनी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है और ये शुरू से आप याद करें कि 2015 से उनके यहाँ अमेरिका में शोर मच रहा था कि ओबामा जो कर रहे हैं वो इंडिया और चाइना को आगे बढ़ने दिया जाएगा, उसलिए कर रहे हैं कि उन पर रोक पूरी नहीं लग रही है। प्रेसिडेंट ओबामा ने भी पूरी कोशिश करी थी अपने ड्यूरेशन में कि अपने देश को बताएं कि नहीं, मैं इंडिया और चाइना को अपने स्तर पे ले आया हूं। अब उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसे अमेरिका के साथ होगा, जो पहले क्योटो प्रोटोकॉल में या UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन में नहीं होता था। तो ट्रंप साहब की जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें केटर करने के लिए उनको कहना ये ज़रूरी है कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, क्योंकि एक, मैं घरों में अपनी वापस अमेरिका में नौकरियाँ ला पाऊँगा, दूसरा चाइना और इंडिया जैसे देश जो हैं वो हमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स का एक नतीजा है। पर मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स से जियोपॉलिटिक्स में काम करती है कि अभी तक कई देशों ने प्रक्रिया जाहिर करी है कि US ने जो किया गलत किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किया, लेकिन हमारे अपने प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, बल्कि जब पूछा गया तो उन्होंने प्रश्नोत्तर के इधर से निकल गए
कि बताना ना पड़े कि वो अच्छी बात थी कि बुरी बात थी। उन्होंने वेदों का याद दिलाया, बताया कि हिंदुस्तान में मीडिया कुछ अजीब अजीब सवाल या गर्मा गर्म खबर सोचती रहती है, जवाब देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम लोगों के रिश्ते जो हैं क्लाइमेट चेंज से बहुत आगे भी जाते हैं। ठीक, प्रोफेसर C.K. वैष्णव, आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो जब भाषण दे रहे थे, लगभग 27 मिनट का अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वो अपने अमेरिकन फर्स्ट के वायदे को पूरा कर रहे हैं, जो चुनावों के दौरान उन्होंने एक तरह से अपनी घोषणा में कहा था, और ये कहा है कि इससे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच रहा है। हमने देखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल होने तक अमेरिका उस पर दस्तखत नहीं कर रहा था, उसमें तो उसने दस्तखत नहीं किए थे, लगातार इसमें एक तरह से उसने अड़चन डालने की कोशिश की। दूसरी तरफ वो ये करता रहा है कि जो दूसरे गरीब और छोटे देशों का कोटा है वो ख़रीदता रहा है और उसका इस्तेमाल अपने परमाणु अपने पर्यावरण को एक तरह से दूषित करने के लिए करता रहा है। तो एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका विरोधी हुआ है, कोई इसके समर्थन में नहीं आया है। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि उत्सर्जन का सवाल है तो ये दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का देश है अमेरिका, उत्सर्जन करने वाला। उत्सर्जन में। और ये तो स्पष्ट है कि जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है वो सारी दुनिया के लिए और सारे दुनिया के जीव जंतु और आदमियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस सब को देखते हुए ये जो एक निकले हैं वो अमेरिकी हित को लेकर के, ये मेरे ख्याल से दूरदर्शिता नहीं है, और इसमें उन्होंने जो एक अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप की पोजीशन थी उसके अंदर उन्होंने अपने को काफ़ी गिरा दिया है। और जहाँ तक कि उनकी नीति का सवाल है तो मैं कहूँगा अमेरिका के अंदर ही इसका बड़ा भारी विरोध है। मैं सबसे बड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि कैलिफोर्निया के अंदर कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है ब्राउन, उन्होंने अपना अलग 3-4 स्टेट का, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है, इन सब का अलग एक कोalition बनाया है। और उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं नीतियों पर चलेंगे जो कि बाराक ओबामा ने तैयार की हैं, और सारे दुनिया के देशों से बल्कि और अमेरिका की स्टेट से हम कहेंगे कि वो इसमें जुड़ें और कार्बन उत्सर्जन की कमी में जो जो कोशिश की जा सकती है उसको पूरा करें। तो ये तो रही बात। और जहाँ तक कि बिज़नेस का सवाल है तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जहाँ बिज़नेस का सवाल होता है वो पर्यावरण से एकदम अलग सोच होती है। तो अगर पर्यावरण की सोच को उन्होंने गिरा दिया है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये उनका वायदा भी था इलेक्शन के वक्त में। सोपान जोशी साहब, बहुत शोर सुनते थे कुएं में दिल का, जो चीरा तो कतरा खूबी ना निकला। अब इस पेरिस समझौते को लेकर के बहुत कवायद की गई, और जब ये हो गया तो पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया गया। अभी उस पर ठीक से अमल भी शुरू नहीं हुआ है। उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि ये अमेरिका के हितों में है, ये रोज़गार के अवसर पैदा करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं साहब, इससे नौकरियां कम होंगी। कौन सच बोल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? किसमें कितनी सच्चाई है ये तो नापने वाले पे है, लेकिन इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें साफ़ हो गई हैं। अभी जो ट्रंप साहब ने अपना भाषण दिया, एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लाइमेट साइंस गलत है, क्योंकि जो लोग उनको फॉलो करते रहे हैं, जो लोग उनका ये आश्चर्य था, हो सकता मतलब लोग तो ये सोचे बैठे थे कि वो कह देंगे कि फिर से कहेंगे कि क्लाइमेट साइंस सब बकवास है और जलवायु परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है। तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अमेरिका में ही ये कहा जा रहा है कि ये गलती अमेरिका पे भारी पड़ेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पहल है वो अब चीन, भारत और यूरोप के देशों के पास पहुंच जाएगी। उसमें अमेरिका की हालत कमज़ोर ही होगी। और तीसरी बात ये कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के वक्तव्य आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेरिस समझौते से निकलने के लिए अमेरिका की दरख्वास्त को संयुक्त राष्ट्र पहुंचने में कम से कम 2 साल लगेंगे, फिर उस पर कोई निर्णय लेने में 1 साल और लगेगा। यानी इस पे जो कुछ होना है वो अभी 3 साल दूर है। और ट्रंप साहब के रहते हुए तो हमें उम्मीद रहती है कि बहुत कुछ नए जलवे सामने आएंगे। ठीक। जय श्रीवास्तव साहब, जैसा भी सोपान कह रहे थे कि
क्या यही प्रोसेस होगा कि 2 साल लगेंगे विड्रॉ करने में, फिर 1 साल और लगेगा, 3 साल, या ये कि जैसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम अलग हो रहे हैं और अलग हो गए और अब हम नई कोशिश करेंगे, दोबारा निगोशिएट करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो तो इमीडिएटली होगा। जो टेक्निकल प्रोसेस है यूएन से निकलने की और ये प्रोसीजरल मैटर्स जो है वो उसमें कितना टाइम लगता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको अभी इस वक्त एक्यूरेटली नहीं कह सकता। लेकिन आज पूरी दुनिया को ये पता पड़ गया है कि अमेरिका का इंटेंशन क्या है, कि वो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, या ट्रम्प साहब ने कहा कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा है, तो वो भी गलत था, एक्चुअली सही नहीं था। तो वो सब चीज़ें तो नहीं होंगी इमीडिएटली। इस मतलब डायनामिक्स जो है इसकी, जो क्लाइमेट चेंज की जो और एनवायरनमेंट की जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है वो तो इमीडिएटली चेंज होनी शुरू हो भी गई है। तो वो तो इमीडिएटली वो तो हो रहा है। अब ये जो बात कही गई है कि अब जो अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है, 15% एमिट करता है, अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे देखें तो एक्चुअली अमेरिका लार्जेस्ट एमिटर है। पर कैपिटा में इट इज़ बाय फार द लार्जेस्ट एमिटर, मोर देन 20 टन्स पर। तो ट्रंप ने कहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं अमेरिका वाले, और ये कह रहे हैं कि भारत और चीन को जो है ये 15% कमी पूरी करनी चाहिए। ये तो इंडिया तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, मेरा ख्याल है चीन भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अनरीजनेबल चीज़ है। तो ये तो नहीं होने वाला है। हाँ, अब ये ज़रूर होगा कि अब अमेरिका मार्जिनलाइज हो गया है इस इशू में। अब यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया, ये लोग तीनों मिल के इसमें बात करेंगे और इसमें लीडरशिप लेंगे, और फिर देखिए आगे चल के क्या होता है इसका। नितिन सेठी साहब, आपको क्या लगता है, जैसा श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इसमें क्या रोल अदा करेगी, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी कहा जाता है, वो कभी किसी चीज़ को मानता है नहीं मानता है। हमने देखा है कि इराक़ पर हमला करते समय उसने तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी। CTBT के मामले में भी हमने देखा कि उसने किस तरह से अपना रवैया अपनाया। तो ये जब अड़ियल रवैया है एक बड़े देश का, और जो कि बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है, वो फिर इस तरह के समझौतों का जैसा पेरिस में हुआ 2015 में क्या मायने रह जाते हैं? देखिए, इसका दो, अगर आप ध्यान से पढ़ें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे जी। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो उनके टारगेट उन्होंने दिए थे वो टारगेट नहीं मीट करेंगे, लेकिन वो अग्रीमेंट के अंदर अभी भी मेंबरान बन के बैठेंगे। और बैठने में अगले 3 साल में हम ये समझें कि पेरिस एग्रीमेंट अगर कानून था तो उसके तहत जितने रूल्स बनने हैं, जितने नियम बनने हैं, वो अभी भी बचे हैं, वो अगले 2-3 साल में बनने वाले हैं। तो अमेरिका के पास अभी भी वो ताकत होगी कि कमरे के अंदर बैठ के उन नियमों को ऐसा बदले कि उस कानून की कुछ बचे ही ना। तो ये मान के चलना कि सिर्फ अमेरिका हट गया है और उससे पेरिस एग्रीमेंट चल जाएगा और देश अपना आगे बाकी देश करते रहेंगे, वो नहीं सच है। अमेरिका अंदर बैठेगा और इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो कईयों ने बोला भी कि अभी से हवा बननी शुरू हुई है कि अमेरिका जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था हट गया है, इसलिए चाइना और इंडिया आगे बढ़े कदम उठाएं और कमिटमेंट ले लें, बाकी देशों को पैसा देना भी शुरू करें। तो इससे पागलपन वाली कोई और बात नहीं हो सकती कि जिसने उतना कुछ गलत किया ना हो उसको आप बोलें कि चलिए सबसे बड़ा चोर भाग गया तो आप ही को पकड़ लिया जाए। पर इस बात पे शोर दोनों तरफ से मचेगा। अब हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़रूरी है ये समझना कि इसके बीच में कैसे जाएं, क्योंकि आपके यूएस के साथ एक रिश्ते भी किसी किस्म के हैं कि आप उनको ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहते एक वक्त पे। दूसरी तरफ यूरोप आप पे प्रेशर डालेगा कि अब आप वो करिए जो यूएस नहीं कर रहा था, और नियम भी हल्के हल्के टूटने शुरू होंगे, जो आज से लेके 2019 तक का काम है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, अब जबकि इस पेरिस समझौते पर एक सवालिया निशान लग गया है, इम्प्लीमेंटेशन की बात अब मुझे लगता है कि काफ़ी दूर चली गई है, तो वैसे ही दुनिया में हालात ख़राब हैं, पर्यावरण की जो सूरत हाल है वो बहुत बदतर होती जा रही है। दुनिया को बचाने का क्या कोई तरीक़ा आपकी नज़र में है इसके अलावा? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया के पर्यावरण के ऊपर तो बहुत बड़ा ख़तरा है, और एक उम्मीद जगी थी पेरिस एग्रीमेंट से। तो उसमें ये कहा गया था कि हालांकि जो कुछ हमने तय किया है वो पूरी तरीके से पर्यावरण की रक्षा तो नहीं करता है, लेकिन ये अगले 2-3 साल में हमको और सोचना चाहिए और सबको वॉलंटरीली आना चाहिए कि क्या और हम कर सकते हैं।
तो जहाँ तक ये आज उन्होंने जो घोषणा की है कि वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, उसके देखिए 2-3 पहलू हैं। एक तो है डिप्लोमेटिक पहलू, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, और तीसरा है वाकई में पर्यावरण के ऊपर क्या होने वाला है। तो जब मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एक घोषणा की है उसके हिसाब से वहाँ पर खदानों पे काम शुरू हो जाएगा, तो पर्यावरण के ऊपर जो दबाव है वो तो मेरे ख्याल से बढ़ना शुरू हो गया है। अब उसको निकलने में उनको 3 साल लगे या 5 साल लगे, इट्स अनकॉन्सिक्वेंशियल। असली बात तो यह है कि जो डैमेज होना है पर्यावरण का वो शुरू हो गया है और उसके अंदर रातों दिन उन्नति होने वाली बात है। अगले 3 साल में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सही अभी स्थिति नहीं है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि पर्यावरण की हालत जो थी उससे और बदतर होने वाली है, और इसमें हमारी सबकी मुसीबत बढ़ने वाली है। और ये भी मैं कहूँगा कि अमेरिका को खुद इससे बहुत बुरी तरीके से पछतावा होगा, क्योंकि उनके यहाँ पे जो सर्जेज आ रही हैं और जो वहाँ पे दुनिया भर के जो बारिश की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, वो और बढ़ेगी। तो जो वो समझते हैं कि इससे आर्थिक फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ ये केवल एक सोचने वाली बात है, असलियत इससे बहुत दूर है। ठीक है, सोपान जोशी साहब, अमेरिका के एक बड़े पर्यावरणविद हैं माइकल ब्रून, उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक भूल है राष्ट्रपति के बयान को, अपने राष्ट्रपति के। और भी वहाँ काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन इसके क़त्ए नज़र जो अभी प्रोफेसर वार्ष्णेय बता रहे हैं सूरत हाल, आप क्या भविष्य देखते हैं पर्यावरण को लेकर के? पिछले साल पहली बार इंसान की तारीख में वातावरण में कार्बन का अंश 400 क्रॉस कर गया। सभी लोग ये बात करते हैं कि 350 के आसपास रहे तो वो इंसान के लिए मुफीद है। इतना बढ़ना तो बहुत नुकसान देने वाला है, और अब ये कहा जाता है कि कम से कम एक पीढ़ी में तो कुछ भी कर लें तो ये लौट के नहीं आएगा। पिछली बार जब पृथ्वी के वातावरण में इतना कार्बन था तब इंसान था नहीं। तो ये पर्यावरण के लिए खतरा हो ना हो, पृथ्वी पर तो इससे कहीं ज़्यादा बुरी चीज़ें आ चुकी हैं और बीत गई हैं। बात यह है कि हमारा क्या होगा। हमें जिस वातावरण में, जिस तरह की जलवायु में हम इतनी तरक्की कर पाए हैं कि आज वो तरक्की ही हमारी अड़चन बन गई है, वो बचने वाला नहीं है, ये तो लगभग तय है। अभी सब कुछ ठीक कर लें तो भी चीज़ें सुधारने में कम से कम 1 से 2 पीढ़ी तो लगेगी ही, और वो होने की गुंजाइश अभी तो कोई दिखती नहीं। तो क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे? लगता तो नहीं है ये। अगर सूरत बदले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई इशारा अभी दिखाई नहीं देता। विजय श्रीवास्तव साहब, अब चूँकि मामला एक तरह से इसको कहते हैं हेवायर हो गया है, और जब इतने बड़े और ज़िम्मेदार और अपने आप को लोकतांत्रिक कहने वाले देश जो ह्यूमन राइट्स का दिन रात पहाड़ा पड़ते हैं, वो इस तरह के काम करें, तो फिर छोटे और गरीब देशों से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो ऐसे में जो विकसित या विकासशील देश हैं, भारत जैसे देश, वो क्या करें? मेरा ख्याल है भारत की जो पोजीशन है कि हमने जो कमिटमेंट लिया है वॉलंटरी अपने ऊपर पेरिस अकॉर्ड में, वो हम पूरा करेंगे, तो भारत को उसी ट्रैक पर चलना चाहिए, और भारत उसी ट्रैक पर चलेगा भी। जो ये बात एक कही जा रही है कि ट्रंप ने कहा है कि हम ट्रीटी रीनेगोशिएट करेंगे और इसके टर्म्स बदलेंगे, तो आज जो रिएक्शन मैंने देखा है कुछ मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ का, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये ट्रीटी रीनेगोशिएट नहीं होगी। तीसरी बात है, तो इसमें अमेरिका को बांधने के लिए क्या है? नहीं, इसमें अमेरिका का आइसोलेशन है, बांधने की कोई, अब आप उसको अटैक तो कर नहीं सकते अमेरिका के ऊपर, तो सुपर पावर है, लेकिन नहीं कोई लीगल बाइंडिंग भी है? नहीं, लीगल बाइंडिंग है वो लीगल, अगर आप कोर्ट में जाए तो 20 साल तक तो केस चलेगा। ICJ में अगर आप जाएँ, वैसे भी अमेरिका रिफ्यूज़ कर देगा जुरिस्डिक्शन, तो लीगल तो कुछ नहीं है इसमें। इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स हैं। एक मेजर डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट ये है कि ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक स्ट्रेन हो रहा है। वो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका, ये दूसरा स्ट्रेन होगा। और तीसरा ये होगा कि इस तरह के, जहाँ तक भारत का सवाल है, तो
भारत को अमेरिका से इस इशू पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रिलेशन बहुत ब्रॉड बेस्ड हैं, बहुत से इश्यूज हैं, और मेरा ख्याल है कोई ये समझना गलत होगा कि भारत जो है वो ट्रम्प का स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा और बोलेगा कि चलिए ठीक है, भारत विल टेक अ स्टैंड ऑन दिस। नितिन सेठी, आपको क्या लगता है कि चीन, रूस और भारत जैसे देश इस मामले में क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, तीनों जो देशों का आपने नाम लिया, तीनों एक अलग अलग स्तर पे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था अलग अलग है, तीनों का अपना अपना अलग रिएक्शन होगा। चाइना के पास इतना पैसा है कि वो बोल सके कि हाँ मैं 2 कदम और आगे बढ़ने को तैयार हूँ। रशिया का अगर आपने आज शाम का स्टेटमेंट देखा हो प्यूटिन का, प्रेसिडेंट प्यूटिन का, तो उन्होंने भी उतना ही शक जाहिर किया जितना ट्रंप एक समय पे करते थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन थोड़े अच्छे शब्दों में। हिंदुस्तान का रवैया थोड़ा सा अलग रहेगा, भारत का रवैया ऐसा रहेगा कि हम यूएस को कुछ बोले ना और जितना बच सकें इस लड़ाई में बच जाएं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब पहले और देश मना करते थे कि क्लाइमेट चेंज पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो यूरोप उनको डांटता था, कभी बोलता था कि हम टैक्स लगा देंगे। लेकिन यूरोप के बाकी जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स ने जो भी बयान दिए हैं, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं आई है कि यूएस के अगेंस्ट, जैसे आप पूछे, कोई प्यूनिटिव एक्शन होगा, तो उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। तो हम ये मान के चलना चाहिए कि हाँ, यूएस ऐसा देश है जिसके खिलाफ कोई कुछ एक्शन नहीं कर सकता। उसके कमरे में रहने के बावजूद और पेरिस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करने के बावजूद आप जितना कर सकेंगे उतना ही होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है ऐसी चीज़ों में जिससे पर्यावरण बचे। हमारे यहाँ सोलर का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स आती रहेंगी क्योंकि मार्केट है, एक डिमांड है। शायद थोड़ा फर्क पड़े क्योंकि अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इसमें कम पैसा डलना चाहिए तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन कई चीज़ें अपने आप भी होंगी बावजूद इसके कि यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या बोला है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपका क्या सुझाव होगा कि क्या रवैया अपनाएं इसमें विकसित और विकासशील देश? देखिए, मेरे अपनी समझ तो ये है कि इसके अंदर हम आज की परिस्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए। चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस की है और आज उनके पास में इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और आज स्थिति ये है कि जो उनका कार्बन पीकिंग ईयर उन्होंने दर्शाया था, वो उससे पहले ही शायद आ जाएगा, उसके बाद में उनका कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो इकोनॉमिक लीडरशिप तो इस मामले में चाइना ने ले ली है। यूरोप भी इस मामले में काफ़ी आगे है, जर्मनी ख़ास तौर से। और हमको बड़ी तेज़ी से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी अलायंस बना है, उसके बारे में हमें बड़ी तेज़ी से और आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन सब को देखते हुए हमें ये कहना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रेशर तो हम ला सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ा जो मॉरल और इथिकल प्रेशर है वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर से ही अब एक आवाज़ बड़ी तेज़ी से उठने वाली है और जो उनकी आवाज़ होगी वही उनकी पॉलिसीज़ को अब मॉडरेट करेगी और समझेगी कि पर्यावरण के बारे में हमको और गहरी चिंता करनी चाहिए और जो कुछ संभव है उसके बारे में करना चाहिए। सोपान जोशी साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें आलूदगी ना हो, बेहतर पर्यावरण हो और प्रदूषण ना हो, क्या कुछ किया जाना चाहिए? हमारे लिए ये 3 अलग अलग, इस नाटक के 3 अलग अलग मंच हैं। एक मंच कूटनीति का है, एक मंच नैतिक है और एक तीसरा मंच पर्यावरण का है। तीनों पे अलग अलग तरह से काम करने की ज़रूरत है। हमें इसमें, मुझे सबसे ज़रूरी बात ये लगती है कि पर्यावरण की बातों में धरती को बचाना और पर्यावरण को बचाना जैसे वाक्य हट जाने चाहिए। ये बात हमें अपने आप को बचाने की है, क्योंकि जैसा मैं फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि पर्यावरण इससे कहीं ज़्यादा बुरा रह चुका है। पृथ्वी का 4.5 अरब साल का पृथ्वी का इतिहास है। जुम्मा जुम्मा हमें आए 2 लाख साल हुए हैं। तो उसमें बात यह है कि पृथ्वी यहीं रहेगी, जैसी बदलती है वैसी बदलती रहेगी, हम उसमें नहीं रहेंगे। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमें असली में अपने आप को अपने आप से ही बचाना है। अपने पर्यावरण में विफलता का एक बहुत बड़ा कारण सफलता है। तो ये बात है कि हम अपनी सफलता को कैसे रोक पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोपान जोशी, प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय, एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव साहब और नितिन सेठी साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो रवैया अपनाया है वो उसमें बदलाव करेंगे और इस दुनिया को बेहतर बनाने की जो पूरी कोशिशें हुई हैं पेरिस प्रोटोकॉल को लेकर के,
वो उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा और एक हम अच्छी और बेहतर दुनिया की उम्मीद कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।